देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिखा और इस वक्त मैं मौजूद हूं रोहतक के गुरुकुल अस्पताल में। और मेरे साथ फिलहाल मौजूद हैं डॉक्टर परमेल चौधरी, जो कि कोलोरेक्टल और लैप्रोस्कोपिक सर्जन है। आपको बता दें कि सेना में देश की लगातार सेवा के लिए लगातार कार्यरत रहे हैं। और आपको बता दें कि रोहतक के पीजीआईएमएस में भी इन्होंने लंबे समय तक अपनी सेवा दी है लोगों के लिए। आज मैं सर पूछना चाहूंगी, जो फिस्टुला है, पाइल्स है या फिर फिशर है, इसके ट्रीटमेंट के बाद लोगों में ये समस्या जरूर रहती है कि घर पर इसकी देखभाल किस तरह से की जाए, सावधानी किस तरह से बरती जाए, तो उस पर आपका क्या कहना है? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम, और आपके दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि पाइल्स, फिस्टुला और जो फिशर है, हाँ जी, जो तरह तरह कॉम्प्लेक्स एनल फिस्टुलाज होते हैं, इनके ऊपर बात करेंगे कि जो इसका जो ट्रीटमेंट उन्होंने बताया ना कि हम करते हैं, लेजर से ट्रीटमेंट करते हैं इसका। हाइब्रिड टेक्निक्स है हमारे पास। वाफ्ट है, वाफ्ट का मतलब होता है वीडियो असिस्टेड एनल फिस्टुला ट्रीटमेंट। और इस तरह की जो हाइब्रिड टेक्निक से हम जैसे सभी जो जो जहाँ जरूरत होती है जिस टेक्निक की, वही टेक्निक उस पेशेंट के लिए जी उसके इलाज में इस्तेमाल करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फिस्टुला एक तरह से गंभीर रोग होता है। गंभीरता इसकी इसलिए है कि ये ठीक होने में काफ़ी लंबा वक्त लेता है। तो कोई प्रोसीजर है, सर्जरी है, जैसे हम ऑपरेशन तो हम बड़े बड़े भी करते हैं, जैसे बुलेट इंजरी है, स्टैब इंजरी है, या पेट का कोई एक्सीडेंटल जो ट्रॉमा होता है, पेट का पॉलीट्रोमा हो जाता है, रिब्स का हो जाता है ट्रॉमा, या कोई आंतड़ियां हैं, पेट की आंतड़ियों में कोई रसोली हो गई है, या कोई कैंसर हो गया किसी वजह से, तो वो सारे हम उपचार करते हैं। लेकिन ज़्यादा ध्यान देते हैं हम ये कोलोरेक्टल सर्जरीज के ऊपर, क्योंकि इसके जो रोगी होते हैं, ये रोग तो बहुत छोटा है। मैं तो बोलूँगा कि जैसे हम बड़े बड़े ऑपरेशन करते हैं जो 10-10 घंटे ऑपरेशन चलते हैं, 5-5 घंटे ऑपरेशन चलते हैं, उनके मुकाबले तो ये 1 घंटे भर का एक ऑपरेशन होता है। लेकिन रोगी मानसिक तौर पर पूरी तरह से इस डिप्रेशन में रहता है इस रोग की वजह से। हाँ, इसकी वजह से ना लोगों को काफी डिप्रेशन हम देखते हैं, बीमारी उसे गंभीर मानते हैं इस बीमारी को, और ना ही पेशेंट किसी से बता पाता है इसके बारे में। ये जो कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है या पाइल्स हैं, फिशर हैं, इसमें रोगी मतलब अपने अंदर घुटा रहता है, डिप्रेशन में रहता है, सामाजिक जीवन से कटा रहता है। वो शादी ब्याह, कोई गैदरिंग है, कोई पार्टी है, तो उसमें जाता ही नहीं है। वो कहेगा जी मैं जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा। एक तो उसको अपने कपड़े जो होते हैं, उसके पैंट है, पजामा है, या जो महिला है, पुरुष है, कोई भी है, यहाँ तक कि बच्चों में भी देखने को मिलते हैं आजकल ये फिस्टुला वगैरह ना। तो वो कहता है कि जी हम जाना ही नहीं चाहते, कहीं नहीं जाना चाहते। मतलब रोगी अपने आप को एक तरह से सजा दे रहा होता है। घर में वो चुपचाप रहना चाहता है, सबसे अलग थलग रहना चाहता है। तो मैं कहूँगा कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोलोरेक्टल सर्जरी, जो नीचे गुदा मार्ग में जो भी रोग होते हैं, वो 1% बोलूँगा, रोग तो 1% है, लेकिन 99%, 99% वो आपको मानसिक तौर पे परेशान करता है, प्रताड़ित करता है, रोग परेशान करता है, जबकि बड़ी चीज़ नहीं है। परेशान पेशेंट इसलिए हो जाता है कि उसको ये एक तो बीमारी दिखाई, खुद को तो दिखाई नहीं देती है, सिर्फ वो उसको हाथों से फील करता है। कभी जैसे उसको नीचे मस्से हो जाते हैं, सूजन बन जाती है, कभी ब्लड आता है, कभी पस आती है, कभी चिपचिपा पानी आता है, परेशान रहता है, कहने का मतलब है। तो घर पर आप इस रोग की देखभाल कैसे करेंगे? जैसे कोई भी गुदा के आसपास जैसे कोई बवासीर है, फीसर है या फिस्टुला है, तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले खान पान है। खान पान में क्या रहेगा कि मोटा अनाज, जैसे चना है, मूंग है, बाजरा है, तो उसका एक मिश्रित, उसको जैसे पानी में भिगोइए, फिर उसको जैसे आपके पास कोई पतीला है या कुकर है, उसके अंदर उबालिए। तो उबला हुआ अनाज खाने की आदत डालिए दिन में 1 बार। उसके अंदर आप सलाद काट सकते हैं, उसके अंदर फल डाल सकते हैं। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं कि ये डालना है ये नहीं डालना। जो सबसे सस्ता फल या सब्जी है जो आपको पसंद है, वो सीजन का आप यूज कीजिए। वो जो मैंने बताया ना, एक मिश्रण सा बनाइए उबला हुआ अनाज का, जिसमें बाजरा भी हो सकता है, मूंग भी हो सकता है, चना भी हो सकता है, आपकी जो मकई में जो मक्का होती है वो, उसके दाने भी हो सकते हैं। जो आपको पसंद है, स्वादिष्ट जो लगता है वो आप लीजिए, उसमें सलाद काट के उसको लीजिए। सर देखिए, मैं ये पूछना चाहूंगी कि एक एज क्राइटेरिया इसमें माना जाता है, और जिसमें आपने कई बार मुझे बताया भी है कि जो सिटिंग जॉब जिसकी होती है उसमें ज्यादा ये देखने को मिलती है। लेकिन बच्चे तो डेली की एक्टिविटीज चलती रहती है, उनमें किस वजह से होता है? उसमें ये होता है कि बच्चे फास्ट फूड खाते हैं ना, जब जैसे पिज्जा है, बर्गर है,
मैदा का कोई भी आइटम है जो बारीक, मैंने बोला ना कि मोटा अनाज, देखो पहला स्टेप लिया है मोटा अनाज, मोटा अनाज, मोटा आटा, आटा भी आप मोटा लीजिए जिसमें उसको छानिए नहीं, बिना छाने हुए उसकी रोटियां बना सकते हैं। मिश्रित अनाज यूज कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि फास्ट फूड जैसे फ्राइड फूड, जो फ्राई किया हुआ है, तेल में तला हुआ है, कोई भी आइटम है, तो जैसे चिप्स है, स्ट्रीट फूड का ही हम स्ट्रीट फूड, फूड हाँ, या अवॉइड करें। जी जी, छोटे छोटे बच्चों में समस्या इसलिए बनती है कि वे लोग पिज्जा बर्गर खा लेते हैं, वो टॉयलेट में बैठे रहते हैं, माँ बाप को पता नहीं है, बच्चा छोटा बच्चा है, 5 साल का है, 8-10 साल का है, 12 साल का है, वो बैठा बैठा जोर लगाता रहता है, पोटी बाहर उसकी आ नहीं रही होती है, वो फिर वहां पे कट लग जाते हैं या उसको पाइल्स बन जाते हैं, फिर उसमें इन्फेक्शन भी हो जाता है। बच्चा तो कभी बताएगा ही नहीं, वो जब तक बताता है काफी देर हो चुकी होती है, या उसको पाइल्स बन जाते हैं, या क्रोनिक फीसर बन जाते हैं, या फिर उसको फिस्टुला भी बन जाते हैं, पस बन जाती है। तो उसमें फिस्टुला का मतलब भगंदर, बवा, जो उसमें एक पॉइंट से बन जाते हैं जिसमें से पस निकलती रहती है, कभी ब्लड निकलता है। सर, पाइल्स, फिस्टुला और फिशर, ये तीनों बीमारी एक ही श्रेणी में आती है क्या? या मतलब इसमें यह है कि जी, ये कोलोरेक्टल, जैसे कि गुदा मार्ग से होने वाली बीमारियां हैं, तो एनल जो ओपनिंग होती है उसके आसपास ये सारी की सारी बीमारियां होती हैं। अब मैंने बताया कि पहला तो बताया कि खान पान, फल सब्जियां, मोटा अनाज, मोटा आटा, मैदा का आइटम यूज नहीं करना है, फास्ट फूड से बच के रहना है। दूसरा आप बता रहे थे कि सिटिंग जॉब वालों, तो दूसरी जो देखभाल ये है कि प्रत्येक दिन सुबह के वक्त में, सुबह में जब भी आपके पास वक्त, मैं ये नहीं कहता कि आप सुबह बिल्कुल 4 बजे उठिए, 3 बजे, नहीं, जरूरत नहीं है। जब भी आपके पास वक्त होता है तब आप उठ के 5 से 7 किलोमीटर की वॉक, मतलब एक चलना है, इस तरह से चलना है कि आप 2 व्यक्ति अगर हैं आपके साथ, 1 या 2 व्यक्ति आपके साथ, तो उनसे बात नहीं कर पाएंगे, इतनी स्पीड से चलना है ताकि आपको एक दूसरे की बात समझ में नहीं आए। तो वो सबसे बेस्ट है, उसमें आपके घुटने भी खराब नहीं होंगे, एक वॉक हो जाएगी। तो पेल्विक फ्लोर, नीचे की जो मांसपेशियां हैं, गुदामार्ग के आसपास जो भी मांसपेशियां हैं वो मजबूत होती हैं, उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, चाहे ऑपरेशन से पहले चाहे ऑपरेशन के बाद। तो जो भी है, ये जो कोलोरेक्टल जो डिजीज हैं उसमें वॉक का बहुत ही ज्यादा महत्व है। चाहे भले ही आपके ऑपरेशन को आज 3 दिन हुए हैं, तो मैं कहता हूं कि चौथे दिन से आप वॉक शुरू कीजिए। पॉसिबल है ऐसा? जी, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये तो मैं अपने पेशेंटों से कराता हूँ। आप जो हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं, आप उनसे आप पूछेंगे तो आपको पता लग जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि सुबह में 7 किलोमीटर और शाम में 5 किलोमीटर, 7 और 5 12, मतलब कम से कम 10, 12, 15 किलोमीटर चलना है, या दौड़ना है, या एक्सरसाइज करनी है। जिम में जाइए आप, है ना, जिसके पास जो सुविधा, खेत में जाइए, है ना, स्टेडियम में जाइए, या पार्क है आसपास, तो उसमें चलना है। तो दूसरी देखभाल क्या हो गई है, फिजिकल एक्टिविटी। तो फिजिकल एक्टिविटी से क्या हो गया कि ये बीमारियां होंगी ही नहीं। बिल्कुल। अगर हो भी चुकी हैं तो ये उनसे जल्दी इनकी हीलिंग होगी, वो जल्दी ठीक होंगी, है ना। तीसरी क्या बताया मैंने, जैसे पहले बताया कि खान पान, दूसरा है कि फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है। तीसरा क्या है कि अगर ये समस्या है, नीचे कोई फोड़ा है, फुंसी है या दर्द है, तो गर्म पानी, हल्का गर्म पानी में सिकाई कीजिए। 10 मिनट करनी, उससे ज़्यादा नहीं करना है, और प्लास्टिक के टब में करना है। ये नहीं कि लोहा या एल्यूमिनियम के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना है। उसमें अगर पस भी आ रही है तो उसमें पोटासियम परमैंगनेट, जिसको लाल दवाई बोला जाता है, उसको चुटकी भर डालेंगे और दिन में 2-3 बार सिकाई करेंगे, तो उसमें राहत मिलेगी। चाहे ऑपरेशन हो चुका है, चाहे ऑपरेशन नहीं हुआ है, तो उसमें आपको राहत मिलेगी। अगला कदम क्या है कि जो सिटिंग जॉब, अब अगला स्टेप है सिटिंग जॉब को हम कैसे मैनेज करेंगे। देखिए, जॉब तो छोड़ नहीं सकता है कोई भी रोगी, बिल्कुल। तो जॉब नहीं छोड़ेगा तो क्या करेगा। जैसे लगातार सिटिंग है, कंप्यूटर की जॉब है, या लगातार क्लरिकल कोई जॉब है, या कोई फौजी है, पैरामिलिट्री का जवान है, तो लगातार बैठना पड़ रहा है, या एक जगह ड्यूटी है, तो बीच बीच में 10 मिनट का ब्रेक लेगा कभी भी। और आसपास जैसे उसका कोई फोन आ गया या कोई काम है, अगर उसको जाना है कहीं, तो वो कोशिश ये करेगा कि बाइक, स्कूटर या कोई वाहन की बजाय वो पैदल जाए। पैदल जाने से एक तो आप जैसे मानसिक तौर पे भी मजबूत होता है बंदा, फिजिकल तौर पे भी मजबूत होता है, एक उसका बढ़िया से उसको एक मेंटल जो स्ट्रेस है काम की, वो भी दूर होती है। वो धीरे धीरे जाएगा, सोचता हुआ जाएगा, और उससे एक तरह से उसके वॉक का समय भी मिल गया, फिजिकल एक्टिविटी का वक्त भी मिल गया, उसको ब्रेक भी मिल गया। बीच में आपने लंच किया, ब्रेकफास्ट किया है, या आप ऑफिस में हैं,
तो 5-10 मिनट का एक ब्रेक लीजिए, 5 या 10 मिनट आसपास कोई पार्क है या कोई खाली जगह है वहाँ पे वॉक पे निकल जाइए। या आपको कोई सामान डिलीवर करना है, जैसे किस तरह जॉब होती है जो एक सामान दूसरी जगह हमें पहुँचाना है या कोई मीटिंग है, फील्ड की जॉब। जी जी, तो उसमें आप अपने वाहन को इतनी दूर पार्क कर दीजिए, मतलब उसको खड़ा कर दीजिए सुरक्षित जगह पे, ताकि आप वहाँ से 2-4-5 किलोमीटर कोई है तो वहाँ पे पैदल जाइए। गर्मी पसीने की परवाह मत कीजिए, है ना। तो बिल्कुल। इससे फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना है। अगला कदम क्या है कि कोई समस्या है नीचे, जैसे ब्लड है, स्वेलिंग है, तो उसकी अल्ट्रासाउंड स्टडी करानी है। जरूरी नहीं है कि आपके पास अभी पैसे नहीं है तो सीटी स्कैन कराना या एमआरआई कराना। सबसे पहले एक अल्ट्रासाउंड, उस एरिया की अल्ट्रासाउंड स्टडी करा लेनी है, ताकि सोनोग्राफी जिसको बोला जाता है, सोनोग्राफी कराएंगे तो हमें ये आइडिया हो जाएगा, पेशेंट को भी आइडिया हो जाएगा। भले ही उसके पास कोलोरेक्टल सर्जन नहीं है तो कम से कम वो जाएगा, दिखाएगा कि ये सिंपल कोई स्वेलिंग है, कोई भाई लाइपोमा है, या फिर कोई इन्फ्लामेटरी जैसे कि कोई पस बनी हुई है, या कोई और ट्यूमर है, या क्या है। दूसरा क्या है कि फिस्टुला अगर बना हुआ है कोई, वहाँ से बार बार उसमें से पानी निकल रहा है, तो फिस्टुला बिना किसी इंटरवेंशन के, हाइब्रिड टेक्निक के ठीक नहीं होता है। ये उसको पेशेंट को बिल्कुल मान लेना चाहिए कि ये ऐसे ठीक नहीं होता। कुछ पेशेंट सालों तक, महीनों तक एंटीबायोटिक्स खाते रहते हैं, है ना। जब तक कि हम इंटरवेंशन नहीं करेंगे, उसमें कोई प्रोसीजर नहीं करेंगे, चाहे वो लेजर से करेंगे, चाहे वीडियो असिस्टेड एनल फिस्टुला ट्रीटमेंट जो वाफ्ट जो मशीन होती है उससे करेंगे, या अन्य किसी विधि से करेंगे हम। लेकिन वो करने के बाद आप दवाई खाएंगे तो वो दवाई का यूटिलाइजेशन होगा अच्छे से ना। वो अननेसेसरी दवाई ऐसे भाई ठीक हो जाए ऐसे नहीं होगा। ट्रैक बने हुए होते हैं उसमें तरह तरह के, किसी को लेफ्ट बटक में, किसी को राइट बटक में, किसी को मल्टीपल होते हैं, किसी मतलब को बिना सलाह के जो है टैबलेट्स लेना भी गलत है। हाँ, बिना सलाह के, या फिर हम यूँ सोचते हैं कि भाई झोला छाप के पास जाएं, है ना, या कहीं से जाएं कोई धागा बांध देगा या उस पर कोई पुड़िया, चीजों को अवॉइड करना चाहिए, उनको अवॉइड कीजिए। क्योंकि ये जितना आप डिले करेंगे कॉम्प्लेक्स फिस्टुला में, वो उतना ही फिर कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है। बिल्कुल। ट्रैक काफी बड़े बड़े हो जाते हैं ना। उसके बाद ये होता है कि हमारा लेजर का तार तो वहीं घूमता रहता है, वो ट्रैक इतना बड़ा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है कि वो फिर आपस में चिपक नहीं पाता है। तो उसमें हमें उसमें तरह तरह की फिर एक्टिविटीज उसमें जो इंटरवेंशन करनी पड़ती है हाइब्रिड, उसमें लेजर भी करना पड़ता है, सीटोनिंग भी करनी होती है, उसमें वाफ्ट भी करना होता है, या फिर कहीं कहीं पे हमें उस कुछ जो पार्ट होता है वो निकालना भी पड़ता है। तो कहने का मतलब, अगर बीमारी को आप डाउट कर रहे हैं तो तुरंत जाके कोलोरेक्टल सर्जन, जो सर्जन हो, और एटलीस्ट उससे बैठ के डिस्कस कीजिए। सबसे पहले जो सबसे बेस्ट है कि उसके आसपास का अल्ट्रासाउंड जो स्टडी है वो अल्ट्रासाउंड कराना है। अल्ट्रासाउंड में बात नहीं बन रही है तो सीटी स्कैन या फिर एमआर फिस्टोलोग्राम कराना है। एमआर फिस्टोलोग्राम से कम ये क्लियर हो जाता है, उसमें रेडिएशन भी नहीं होती है एमआरआई में, कि जो पेल्विस है, नीचे का जो पार्ट्स है एब्डोमेन का, जो नाभि से नीचे नीचे के जो हमारी जो आंतड़ियाँ हैं, रेक्टम है, एनल कैनाल है, उसके आसपास अगर कोई रसोली है तो हम ये डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि ये फिस्टुला कैंसर की वजह से है, या ट्यूबरकुलोसिस की वजह से है, या क्रोन्स है, या अल्सरेटिव कोलाइटिस है। मतलब इसमें मोटा मोटी एक आइडिया बन जाता है। उसमें से लगातार पस निकल रही है तो उस पस का एक कल्चर भी कराना चाहिए। कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट हम बोलते हैं। उसमें ये पता लग जाता है कि ये किस कीटाणु की वजह से है, या फिर ये ट्यूबरकुलोसिस है, कोल्ड एब्सेस है। तो ये डिफ्रेंशिएट करना, साइटोलॉजी जो उस एरिया की जो कुछ एक जो कोशिकाएं होती है पस में देखते हैं कहीं कैंसर तो नहीं बना हुआ है। बिल्कुल। तो ये चीजें शुरुआत में ही इनका मतलब तुरंत जाके इनका निवारण करने का फायदा है। तो ये है मैडम। ठीक है, थैंक यू सो मच सर जी। कि आपने फिस्टुला, फिशर और पाइल्स के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, और इसके ट्रीटमेंट के बाद किस तरह से देखभाल की जाएगी आपको इस पूरी वीडियो में देखने को मिलेगी। अगर आप भी इस बीमारी से ग्रस्त हैं तो अब इस बीमारी का इलाज रोहतक में गुरुकुल हॉस्पिटल हुड्डा कॉम्प्लेक्स में संभावित है।